3 सर वाली जादुई मुर्गी। गोपी और उसकी पत्नी मुर्गियां पाला करते थे। उन्हें पालते उनके अंडों को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेच दिया करते थे। गोपी का एक बेटा था, चंदा। चंदा बहुत प्यारा था और उसे हर समय मुर्गियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। धीरे-धीरे अंडों के कारोबार के साथ-साथ उसके पिता ने मुर्गियों को बेचना भी शुरू कर दिया। इस बात से अब चंदा बहुत खामोश और निराश रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, ये सब मेरे दोस्त हैं। इस तरह से तो सभी मुर्गियां एक एक करके मुझसे दूर हो जाएंगी। मैं कैसे रहूंगा? मुझे माँ से बात करनी चाहिए। चंदा अपनी माँ के पास जाता है और अपने दिल की बात कहता है। उसकी माँ उसे समझाती है, अरे मेरे लल्ला, कैसी बातें करता है। अरे हमारा तो व्यापार ही ये है, अंडे बेचना, मुर्गियां बेचना। अब अगर यही बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? और तुझे तो बड़ा अफसर बनना है। जब तू बड़ा होके बहुत ही बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब देखना ये सारे काम हम बंद कर देंगे। हाँ, चल जा, अपना दूध पी और सो जा। अपनी माँ की बात से चंदा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वो रात में उठता है और एक मुर्गी का ढांचा बनाता है। 2 सर बनाकर एक अपनी पसंदीदा मुर्गी के सर के अगल बगल लगा देता है और अगले दिन शोर मचाकर कहता है, अरे माँ, देखो देखो, ये तो 3 सर वाली मुर्गी है। लगता है जादुई है। अब हम इसे नहीं बेचेंगे। अब मैं इसके साथ खेलूंगा। गत्ते के बने हुए टूटे फूटे सरों को देखकर चंदा के माता पिता समझ जाते हैं कि चंदा उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसकी माँ अपने पति को इशारा करके कहती है, सुनो जी, मैं समझ गई हूँ। ये इतना बड़ा नाटक इसीलिए कर रहा है कि कम से कम एक मुर्गी दोस्त इसकी बच जाए। अपने बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आप भी यही दिखावा करो कि ये सच की मुर्गी है जो उसके 3 सर हैं और आप इसे नहीं बेचोगे। वादा करोगे ना? हाँ हाँ, ठीक है। अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दोनों पति पत्नी इस तरह का दिखावा करते हैं कि जैसे वो जानते हैं कि मुर्गी सच में 3 सर की है और जादुई है, लेकिन फिर भी वो उससे डरते हैं और उसे अपने घर से बाहर जाने ही नहीं देते। और इस तरह अब चंदा अपनी प्यारी मुर्गी दोस्त के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। देखा मुर्गी, मैंने तेरी जान बचाई। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करूं, दोस्ती के लिए ये बहुत जरूरी है ना। समोसे वाली रमा। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया रामलाल कोयले का व्यापारी था। रामलाल अपने बेटे मोहन और उसकी पत्नी रमा के साथ रहता था। मोहन और रामलाल दोनों अपना कारोबार संभालते और रमा घर संभालती थी। रमा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। जो भी उसके हाथ का खाना खाता था बहुत तारीफ करता था। बेटी, तुम्हारे हाथ के खाने में तो जादू है। ये तो आपका आशीर्वाद है बाबूजी। एक बार बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण उनका कोयले का व्यापार ठप हो गया। बेटा, हमारा सारा कोयला गीला हो गया है। अब कोयला कोई नहीं खरीदेगा। हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं कुछ और करता हूँ। व्यापार में हुए घाटे की भरपाई करने के लिए रामलाल को अपना घर भी बेचना पड़ा। वो लोग पास के एक छोटे से घर में जाकर रहने लगे। मुझे माफ कर दो रमा बेटा, काश हम एक बड़ा सा गोदाम बना लेते जिसमें अपना कोयला रखते। बाहर पड़ा रहने के कारण सारा कोयला गीला हो गया और हमें नुकसान झेलना पड़ा। कोई बात नहीं पिताजी, सुख दुख तो कर्मों का खेल है। मोहन ने बहुत कोशिश की पर वह कोई काम नहीं कर पाया। एक दिन रमा बोली, पिताजी, आप आज्ञा दे तो मैं समोसे बेचने का व्यापार शुरू करूं। आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है बेटा। रमा ने अपने घर के बाहर ही समोसे का व्यापार शुरू कर दिया। वो इतने स्वादिष्ट समोसे बनाती कि लोग समोसे की खुशबू से ही खींचे चले आते। वाह रमा दीदी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मैं तो रोज ये समोसे खाता हूँ।
फिर भी दूसरे दिन मन नहीं भरता, फिर यहाँ आ जाता हूँ। रमा का समोसों का व्यापार दिनों दिन बढ़ने लगा। अपनी मेहनत से रमा ने खूब पैसे कमाए और उन पैसों को जोड़ कर भी रखा। पिताजी, ये मेरे बचाए हुए कुछ पैसे हैं। इन पैसों से आप फिर से अपना कोयले का व्यापार शुरू कर लीजिए। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तुमने अपनी मेहनत से हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। अब मैं खूब अच्छे से अपना काम करूंगा, पर पहले गोदाम बनाऊंगा। सीख, मेहनत और लगन से किया गया काम हमेशा प्रगति कराता है। लकड़ी की ऑटो। सिंहपुरी नाम के एक गांव में धर्म और करम करके दो दोस्त रहते थे। वह दोनों ऑटो चलाते थे। धर्म एक अच्छी और ईमानदार आदमी था, लेकिन करम हर वक्त पीता था और बहुत ही लालची और खड़ूस आदमी था। एक दिन जब करम ऑटो स्टैंड पे था, तभी धर्म ऑटो में आता है। धर्म उतरकर वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। तभी करम ऐसा बोलता है, अरे भाई धर्म, तुम पागल तो नहीं हो? तुम रोज आकर इस बुढ़े आदमी को खाना और पानी देते हो, इससे क्या फायदा है? देखो करम, हम तंदुरुस्त हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? और उसको खाना तो पड़ेगा ना। दूसरों को मदद करने में आनंद ही कुछ और है। तभी वहां पर दो लड़कियां आते हैं और ऐसा बोलते हैं, धर्म भैया, हमें एमजी रोड जाना है, चलोगे क्या? हमें इस करम के ऑटो में नहीं बैठना है। ये सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों से इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। तभी करम ने ऐसा बोला, ठीक है मैडम, उसके ऑटो में ही चले जाओ ना। उसके ऑटो क्या सोने से बना है क्या? बड़े आए एमजी रोड जाने वाले। रोज रोज इस धर्म की पॉपुलैरिटी इस गांव में बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ करना होगा। जब धर्म वापस आता है, करम उसको पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही धर्म पानी के लिए जाता है, करम उसके ऑटो पर दारू डालकर मैचिस जलाकर ऑटो जला देता है। धर्म लौट के देखा तो पूरा ऑटो जलकर राख हो जाती है। अरे मेरी ऑटो, मेरा पूरा परिवार इसी ऑटो पर आधारित है, अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी ऑटो स्टैंड में बैठे हुए बुढ़ा आदमी ने यह सब देखकर ऐसा बोलता है, बेटा तुम उदास मत हो, मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूं बालक, बल्कि एक स्वामी जी हूं। तुम मुझे रोज खाना देकर मुझे बचाया है। ये लो थोड़े लकड़ियां, इसको तुम्हारे जले हुए ऑटो पर रखना और देखना तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही धर्म ने उन लकड़ियों को लेकर जले हुए ऑटो पर रखा, उसका पूरा ऑटो लकड़ी की ऑटो में बदल जाता है। बेटा, ये ऑटो अभी पानी में भी चल सकता है और इसको कोई भी जला नहीं सकता। इसे चलाकर खुशी से रहना बेटा। धर्म खुशी खुशी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो में चढ़ने वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। धर्म उसे तालाब में और नदी में भी चलाता था और सबको आनंद करता था। ये बात करम से देखी नहीं गई। उसी दिन रात को करम धर्म के घर जाता है और ऑटो को देखता है। फिर वह पेट्रोल निकालकर उस लकड़ी के ऑटो पर डालता है। जैसे ही उसने माचिस जलाकर डालता है, ऑटो को कुछ नहीं होता, लेकिन करम जलने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं, कोई मुझे बचाओ। धर्म दौड़ता हुआ आता है और जलते हुए करम को देख स्वामी जी को प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है। तभी करम शर्मिंदा होकर धर्म से माफी भी मांगता है। तब से दोनों अच्छे दोस्त के जैसे रहने लगे। गन्ने का रस। एक गांव में राम कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गन्ने का रस बेचता था। उसके गन्ने का रस बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता था, पर वह खुद बहुत ही कड़वा बोलने वाला और झगड़ालू व्यक्ति था। राम कुमार, तुम्हारे दुकान के गन्ने का रस पीने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ ठीक है, सभी लोग यह कहते हैं, इसमें नया क्या है? राम कुमार हमेशा परेशान रहता था। ओह, इन ग्राहकों ने तो नाक में दम कर दिया है, थोड़ी भी देर चैन से नहीं बैठने देते। अरे भाई राम कुमार, कहाँ हो? बोलो क्या बात है? तुमने इस बार भी मेरा कर्जा नहीं चुकाया और ब्याज भी देर से देते हो। हाँ हाँ तो क्या हुआ, देता हूँ ना, इसमें इतना क्यों सुना रहे हो? मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा।
तुम हर बार यही कहते हो। देखो मुझे जल्दी से पैसे लौटा दो वरना। हाँ, क्या वरना? क्या कर लोगे? मुझे धमकी देते हो? तो लो, मैं आज से तुम्हारे पैसे चुकाने से मना करता हूँ। देख लूँगा कैसे नहीं दोगे। अभी हंस रहा हूँ, फिर आऊँगा। ओह, मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया। तभी उसकी दुकान पर एक मंत्री आए। रामकुमार, तुम्हें राजा ने याद किया है। उन्होंने तुमसे 2 बाल्टी गन्ने का रस मंगवाया है। कल दोपहर से पहले रस लेकर पहुंच जाना। हाँ, पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन राजकुमार ने सुबह ही सारा रस निकाल कर रख दिया। फिर वो शंभू गाड़ी वाले का इंतजार करने लगा, जिसमें रखकर वो रस राजमहल पहुंचाता है। जब तक शंभू आएगा मैं घर जाकर खाना खा लेता हूँ, फिर शंभू के साथ रस को लेकर राजमहल जाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद जब राजकुमार वापस आता है तो देखता है दोनों बाल्टी रस गायब है। अरे यह क्या? रस कहाँ चला गया? वो निराश होकर शंभू के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है और वहां जाकर सारी बात मंत्री को बताता है। ठीक है, हम पता लगाएंगे कि चोरी किसने की है। अगले दिन मंत्री सुबह ही राजकुमार के पास पहुंच गया। क्या तुम्हें किसी पे शक है? जी, मुझे मनोज पे शक है। तभी वहां से राजा का हाथी गुजरता है। अरे वाह, क्या ये राजा का हाथी यहाँ भी आता है? हाँ जी, ये तो रोज यहाँ से निकलता है और कई बार रस भी पीना चाहता है। जो भी रस गिर जाता है उसे चाट लेता है। तो लगता है कल भी इसने ही रस पिया है। हाँ, लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मैंने अपने गुस्से की वजह से ध्यान नहीं दिया कि हाथी भी यहाँ से गुजरता है। मैं तो यूं ही मनोज पर शक कर रहा था। गुस्से में हम अपने अच्छे संबंधों को भी बिगाड़ लेते हैं। अरुण और गंगा चंदनपुर नाम के गांव में रहा करते थे। अरुण को बिल्कुल भी खेती बाड़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। इसीलिए वो शहर जाकर काम करता और गांव को शाम की तरफ लौट आता। अरुण की देखा देखी गांव के कई नौजवान शहर की तरफ जाने लगे। हर कोई अब व्यापार करना चाह रहा था, बहुत ज्यादा नौकरी करना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल भी खेती बाड़ी में किसी का दिल लगता ही नहीं था। गंगा को अपने पति की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके पास बहुत सारी जमीन थी जो एकदम बंजर पड़ी थी। गंगा जैसे ही घर का सारा काम खत्म कर लेती, वो जाकर अपने खेतों में पेड़ पौधे लगाती थी। धीरे धीरे पेड़ पौधे बड़े होने लगे। उसका बागीचा, उसका पूरा खेत लहलहाने लगा। हर जगह फूल, हर किसी को देखकर बहुत अच्छा लगता था। हर कोई गंगा की बहुत तारीफ करता था। एक दिन अरुण ने गंगा से कहा, जब देखो इन्हीं कामों में लगी रहती हो। मान लिया तुम्हारी मेहनत से सुंदर लगता है हमारा खेत, मगर जरा अपने हाथ पैर देखो, एकदम काली पड़ गई हो धूप में काम कर करके। बस करो, पूरी गर्मियों में आराम ही करना और अपने रंग रूप पर थोड़ा ध्यान दो। अरुण ऐसा कहकर चला जाता है। गंगा को ये बात बहुत बुरी लगती है। अचानक शाम के समय मौसम बहुत बिगड़ जाता है। गंगा अपने पति का इंतजार करने लगती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो बहुत ज्यादा निराश और परेशान था। गंगा उसे पूछती है, क्या बात है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरुण उसे बताता है कि आज उसकी नौकरी चली गई है। अब कोई भी गांव का व्यक्ति शहर में काम नहीं कर सकता। सरकार का ये फैसला है कि जो लोग गांव में रहकर अपने खेतों का ख्याल रखेंगे और उसके बाद नौकरी करेंगे, उन्हीं को बहुत ज्यादा काम मिलेगा। गंगा इस बात पर अरुण से कहती है, अरे तो परेशानी की क्या बात है? ये देखिए, हमारा खेत तो लहलहा रहा है। आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, मैं वादा करती हूँ। अगले दिन 2 सरकारी महिलाएं पूरे गांव का चक्कर लगाती हैं और हर घर में जाके ये पता करती हैं कि गांव में लोग खेती बाड़ी कर भी रहे हैं या केवल शहर जाकर कमाना चाहते हैं। जब वे दोनों महिलाएं गंगा से मिलने आती हैं तो गंगा का खेत देखकर और उसकी बातें सुनकर वे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अरे वाह गंगा, तुमसे मिलकर तो हमें बहुत खुशी हुई। और तुम्हारा ये खेत केवल एक ही खेत है पूरे गांव में जो इतना लहलहा रहा है। प्यारे प्यारे फूल पत्ते, वाह, मजा आ गया। सरकार को तुम पर गर्व है।
तुम्हारे पति को एक अच्छी नौकरी सरकार देगी और ये जो तुम शुभ काम कर रहे हो उसके बदले में सरकार ने तुम्हें एक सोने का पेड़ देने का इनाम दिया है। ये देखो, ये नन्हा सा सोने का पेड़ सरकार की तरफ से आप दोनों के लिए इनाम है। पूरे गांव के सामने अरुण और गंगा को सम्मान दिया जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अरुण अपनी पत्नी से कहता है, सच में गंगा, तुमने तो इतना बड़ा काम कर दिया। मैंने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। नौकरी भी मिल गई और हमारे खेत भी बच गए। और इस तरह दोनों फिर से बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरुण अपनी सरकारी नौकरी पर जाता है और गंगा गांव में रहकर ही खेतों का ख्याल रखती है।